मैं कमेंद्र कुमार आप सभी के बीच क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। जो सभी लोग जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का पहला लेसन वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जानने से पहले ये सारे संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा, जो बारी बारी से बतला रहे हैं। अब इसमें है पहला प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटिव, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड देखा जाए तो इसमें ये पूछ सकता है कि प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होगा। सपोज 4 ऑप्शन दे दिया तो प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होगा। यदि पूछ दिया कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, तो उसमें भी ध्यान देंगे कि प्रत्येक क्रमागत तौर से यदि हम देखते हैं तो सब में 1 बढ़ता जा रहा है, सब में +1 हो रहा है। अर्थात दो प्राकृतिक संख्याओं क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। अब चलते हैं पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा जो है इस प्रकार है, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य मिला देने से बना संख्या के समूह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब है प्राकृतिक संख्या के समूह में, यानी कि ये प्राकृतिक संख्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटिव। इसमें क्या करना है कि 0 मिला देना है। तो 0 शामिल कर देने से ये बन गया आपका पूर्ण संख्या का परिवार हो गया। अब प्रथम पूर्ण संख्या क्या होगा, तो 0 होगा। अब दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच का यदि अंतर देखा जाए तो अंतर इसमें भी 1 होगा। अब आगे यदि हम चलते हैं सम संख्या पर कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब इसमें एक और बात आ जाती है कि क्या -2 सम संख्या है। तो यहां पर अभी हम डायरेक्ट तौर पर इसका परिभाषा बोल दिया कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो, तो ऐसी संख्या सम संख्या होगी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि ऐसी धनात्मक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो, तो ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। ये ज्यादा सूटेबल होगा। चलिए, तो -2 जो है सम संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। अब आता है विषम संख्या के बारे में जान लेते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी धनात्मक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है, तो ऐसे धनात्मक संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब थोड़ा सा सम संख्या में ये बात कर लें कि यदि पूछा जाएगा कि प्रथम सम संख्या, तो 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, तो अंतर 2 होगा। प्रत्येक जगह 2 का अंतर है। बस उसी प्रकार से प्रथम विषम संख्या यदि पूछा जाएगा तो 1। अब 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो अब यहां पर बोलेंगे 2, क्योंकि सम संख्या में भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। अब चलते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे भी किसी अन्य संख्या से विभक्त होती है, तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट 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 अप टू इंफिनिटिव। अब भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या केवल कितना होगा, तो 4 होगा। लेकिन अब इसमें यदि हम दो कर्मागत के बारे में बात करेंगे तो इसमें कर्मागत तौर से एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, क्योंकि कर्मागत जो है ये नहीं होता। क्योंकि कर्मागत इस तौर से हम बोल रहे हैं कि कर्मागत देखेंगे तो यहां पर 2 का अंतर है, यहां 2 का अंतर है, यहां 1 का अंतर है। तो कर्मागत तौर से यदि हम देखते हैं तो कर्मागत तौर से एक समान रूप से अंतर नहीं है, इसलिए एग्जामिनेशन में कर्मागत करके अब भाज्य संख्या के बारे में पूछना उचित नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से केवल विभक्त होती है, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। यानी कि अब यहां पर 2 को यदि हम देख लें तो 2 जो है 1 से और स्वयं से विभक्त होगा। 3 को भी देख लें तो 1 और स्वयं से विभक्त होगा। 5 को देख लें तो 1 और स्वयं से विभक्त होगा। अर्थात 1 और स्वयं से विभक्त होने वाली संख्याएं अभाज्य संख्या होगी। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, तो 2 होगा। कभी कभी पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो अब 2 ही केवल है जो सम संख्या भी है और छोटी भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो इसमें भी आपका आंसर 2 होगा। अब इसमें भी कर्मागत तौर से यदि देखा जाए तो यहां देखिए, यहां अंतर 1 का है, यहां 2 का है, यहां 2 का है, यहां अंतर हो जा रहा है 4 का। तो इस प्रकार से इसमें भी कर्मागत से रिलेटेड प्रश्न बोर्ड में नहीं आना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं पूर्णांक या पूर्णांक संख्या के बारे में। तो ऐसी संख्या जो पूरा पूरा अंक के रूप में होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल हम ले लें तो एग्जाम्पल तौर से शुरू में भी इन्फिनिटिव हम लोग लेकर चलते हैं। इन्फिनिटिव से डॉट डॉट करते हुए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव। यानी कहने का मतलब है कि पूर्णांक संख्या जो है वो निगेटिव तरफ भी होगा और पॉजिटिव तरफ भी होगा, इसलिए शुरू में इन्फिनिटिव का साइन दिया। यानी निगेटिव में भी इन्फिनिटिव तक, पॉजिटिव में भी इन्फिनिटिव तक होगा। अब इसके बाद देखिए पूर्णांक को ही या पूर्णांक संख्या को ही 2 भागों में बांटा गया है, जो हम यहाँ 8 और 9 के रूप में लिख दिए हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन यहां पर यदि पूछा जाएगा कि पूर्णांक जो है कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं पूछ दिया जाएगा, तो यहां पर बोलेंगे पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, एक हो गया धनात्मक पूर्णांक और एक हो गया शून्य पूर्णांक। ये शून्य पूर्णांक है। अब यदि कोई कहेगा कि क्या सर से शून्य जो है वो तो धनात्मक पूर्णांक में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, धनात्मक पूर्णांक को अब परिभाषित करते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक अब किसे कहते हैं, तो ऐसे पूर्णांक जिसे संख्या रेखा पर, ऐसे पूर्णांक जिसे संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर लिखी जाती है, तो ऐसे पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव, ये सब धनात्मक पूर्णांक है। अब ऋणात्मक पूर्णांक उसी प्रकार से यदि हमको परिभाषित करना हो तो इसको करेंगे कि ऐसे पूर्णांक जिसे संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर रखा जाता है, तो ऐसे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव।
अब अभी हम बोले थे कि पूर्णांक 3 होते हैं, चूंकि ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। अब पूछा जाएगा कि शून्य पूर्णांक किसे कहते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम जवाब देंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक दोनों पूर्णांकों के मध्य में जो पूर्णांक स्थित होता है उसे शून्य पूर्णांक कहते हैं। अब शून्य पूर्णांक का एग्जाम्पल तो केवल शून्य ही है। अब आगे चलते हैं, भिन्न संख्या की भिन्न संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो पूर्णांक नहीं होती है उसे भिन्न संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो पूर्णांक नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। जैसे पूर्णांक कौन नहीं है, तो 1.5 पूर्णांक नहीं है, तो 1 चूंकि ये पूरा अंक नहीं है, तो अब ऐसे स्थिति में यदि हम इसे 1.5, तो आप जानते हैं कि पॉइंट को हटाएंगे तो 1 और इधर एक अंक है तो 1 0। अब ऐसे स्थिति में 5 से काट देते हैं तो 5 आई 15 और 5 दूना 10, यानी कि 3/2 हो जाएगा, अर्थात यह भिन्न संख्या है। अब ऐसे ही एग्जाम्पल यदि ले लें कि 2.2, अब ये भी पूर्णांक नहीं है, पूरा अंक नहीं है, तो ऐसे स्थिति में इसको भी इसी प्रकार से हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2.2 बाई, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 एक अंक है तो इधर 1 0। चूंकि जब भी पॉइंट के अंक यदि देखना है शून्य बैठाने के लिए, तो इस पर जो है हम देखेंगे दाएं तरफ के अंक को कि दाएं तरफ कितने अंक हैं, उसके अनुसार हम शून्य बैठाते हैं। अब यहां पर यदि 2 से काट देते हैं तो 11 दूना 22 और 5 दूना 10, यानी कि 11/5 यह भिन्न संख्या है। चलिए, तो अभी 10 संख्या तक हमने बतलाया था, अब 11 में है सह अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले परिभाषा हम इसका जान लेते हैं कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसे दो क्रमागत अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 होता है, जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, तो ऐसे अभाज्य संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो गया 3 5, यह सह अभाज्य संख्या है क्योंकि ये दोनों का HCF 1 होगा। अब HCF की बात है तो आगे आपको एक्सरसाइज में बताया जाएगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल और तौर से हम ले ले तो 5 7, इसीलिए 11 और इसी प्रकार हम चल सकते हैं 13, तो डॉट 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 ये सब जो है सह अभाज्य संख्या है। अब चलते हैं परिमेय संख्या। देखिए, अब परिमेय संख्या के बारे में तो थोड़ा सा इस पर ज्यादा गौर करेंगे कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है, P और Q पूर्णांक होते हैं, P Q पूर्णांक होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में होती है, जहां P और Q पूर्णांक होता है, Q नॉट इक्वल टू 0, तथा P और Q में एक के अलावे कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में नहीं होता है, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यदि हम एग्जाम्पल लें तो अब इसमें एग्जाम्पल समझने के लिए है कि किस प्रकार की संख्या परिमेय संख्या होगा। तो जैसे यदि हम ले लें एग्जाम्पल तौर पर 1, तो 1 परिमेय संख्या है क्योंकि कोई भी संख्या को, जैसे 1 है तो इसको अंश और हर के रूप में लिखना होगा तो 1/1 लिख देंगे, तो ये P/Q के रूप में है। अब यहां पर देखेंगे P भी 1 है और Q भी 1 है, तो 1 जो है पूर्णांक है, तो चूंकि पूर्णांक के बारे में हमने आपको एग्जाम्पल के साथ बतलाया था, तो 1 पूर्णांक है। अब इसी प्रकार से ऐसे ले ले 2, तो 2/1 कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या।
अब इसके बाद जो है यदि 1.5 पर हम बात करें तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो ऑलरेडी ऐसे हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 1 अंक है तो 0। अब इसको हम क्या करेंगे कि काट यदि हम देते हैं 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, तो ऐसे स्थिति में 3/2 आ गया। अब 3/2 तो P बाई Q के रूप में, तो P हो गया 3 और Q हो गया 2, और 3 और 2 दोनों क्या है, तो पूर्णांक है। ठीक है, तो यह भी परिमेय संख्या हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 1.5 भी परिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से अब 2.5 भी परिमेय संख्या होगा। अब बात आती है कि 1.33 दे दिया डॉट डॉट डॉट। अब पूछा जाएगा कि क्या यह परिमेय संख्या है, तो हाँ है। अब पूछ दिया कि कैसे है, तो P बाई Q के रूप में व्यक्त करो। तो अब ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे 1.3 पर रेकरिंग दे देंगे। अब 1.3 पर रेकरिंग दे दिया, क्योंकि 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा था, तो रिपीट कर जो अंक करता है उस पर रेकरिंग दे देते हैं, तो बाद वाला जो अंक है वो हट जाता है। अब ऐसे स्थिति में यहाँ नियम है कि ये पूरे डिजिट को हम लिख देते हैं। जैसे पॉइंट हटा करके यहां लिखेंगे 13, 1 और 3, 1 3 लिख दिया, पॉइंट को हटा दिया। अब ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि 13 को लिख दिया। अब जिस पर रेकरिंग नहीं होता है, जैसे 3 पर रेकरिंग है, 1 पर नहीं है, तो जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसको घटा देते हैं। तो 13 से 1 चला गया। अब इसके बाद पॉइंट हटाते हैं तो आप खुद जानते हैं कि 1 होता है, इधर 1 अंक है तो इधर 1 0। अब इसके बाद बात आती है कि अब क्या करेंगे, तो यहां फिर माइनस देते हैं, और पॉइंट के तुरंत बाद यदि रेकरिंग है तो 1 घटाते हैं, और यदि 1 अंक के बाद होता तब 1 पर 1 0 घटाते। जैसे यदि मान लीजिए कि इसका एग्जांपल लेते हैं कि 1.03 ऐसे रहता, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते कि पूरा डिजिट को पहले तो लिख देते, इसके बाद इसमें से घटा देते रेकरिंग जिस पर नहीं है, यानी कि 1 और 0 को घटा देंगे। अब इसके बाद ये पॉइंट को हटाएंगे। अब इसके बाद पॉइंट को हटाकर 2 अंक है तो 2 0। अब यहां घटाने की बात आएगा, तो अब यहां घटाएंगे कि 1 अंक के बाद रेकरिंग है, तो अब यहां पर 1 पर 1 0 घटाएंगे। तो इस तरीके से घटाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हुआ। बस अभी हमने यही बात किया कि पॉइंट के 1 अंक के बाद रेकरिंग होगा तो यहां पर 10 घटाते हैं, तो यहां यदि पॉइंट के तुरंत रेकरिंग होगा तो 1 घटाएंगे, तो यहां 1 घटाया था। तो अब इसमें हम देख करके चलते हैं, तो 13 से 1 गया 12, अब इसके बाद 10 से 1 गया 9। अब इसको काट देंगे, तो काटने पर प्राप्त होगा हमें 3 से काट दिए तो 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, यानी कि 4/3 P बाई Q के रूप में आ गया। अब देख रहे हैं कि P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, अर्थात 3 और 4 दोनों पूर्णांक है, तो ये आपका परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अर्थात 1 पॉइंट के बाद यदि समान अंक रिपीट करेगा तो वह कैसा संख्या होगा, पूर्णांक परिमेय संख्या होगा। अब आगे एग्जाम्पल के तौर पर फिर जो है दे रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि रूट में कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 25, और जिसका वर्गमूल निकल जा रहा हो, 25 का 5 होता है, तो 5, अब 25 का 5 वर्गमूल हो गया तो 5/1 लिख दीजिएगा। अब ऐसे स्थिति में यह भी क्या हो गया, परिमेय संख्या है, यानी ये भी परिमेय संख्या है। अब यदि हम बात करें कि रूट में यदि दे दिया कि 16/9, तो अब 16/9 दे दिया, तो अब ये ध्यान देना है कि 16/9 क्या यह इसका वर्गमूल निकल रहा है, तो 16 का 4 आप जानते हैं और इसका 3 जानते हैं, तो फिर रूट से क्या हो गया, अलग हो गया। तो जैसे ही रूट से अलग हुआ तो वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। अब बात होती है कि कभी कभी जो है सो बोर्ड में इस प्रकार का प्रश्न दे देता है कि 32/18। अब यहां पर स्टूडेंट्स जो है
मिस्टेक करते हैं कि क्या यह परिमेय संख्या है, तो लोग जो है तुरंत ना कहकर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि यदि ऊपर और नीचे कट रहा है तो काटेंगे। तो यहाँ 16 दूना 32 और यहाँ 9 दूना 18, तो यहाँ पर रूट में आ गया 16/9। अब फिर देखिए इसका वर्गमूल निकल जा रहा है 4/3, अर्थात परिमेय संख्या ये भी है 32/18। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। और परिमेय संख्या, चूंकि ऑब्जेक्टिव परिमेय संख्या जो है कौन है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। तो ये सारे चीजों को आप ध्यान देकर परिमेय संख्या को क्या करेंगे, तो हम लोग पकड़ लेंगे कि हाँ ये परिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या पर। चूंकि अगला एग्जाम्पल जो है, अगला जो है सो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या पर अब हम चलते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यानी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। चूंकि आप अभी परिमेय संख्या जान लिए हैं, तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, तो ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तो ऐसा लेना है रूट में जिसका वर्गमूल ना निकलता है, जैसे इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यदि हम बोल दे 3√5, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी पूरा का वैल्यू नहीं आ पाएगा p/q के रूप में। अब यदि हम लिख दें 2 + √3, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से अब इसके बाद जो है, यदि मान लीजिए किया जाता है कि 1.202002000 इस तरीके का आता है, तो अब ऐसे स्थिति में हम ये ध्यान देंगे कि डॉट 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 लगा हुआ है और समान अंक रिपीट नहीं कर रहा है। चूंकि पॉइंट के बाद देखिए कितना है, 20 है, 20 के बाद फिर क्या है, 200 है, 200 के बाद 2000 है, समान अंक रिपीट नहीं कर रहा है, अर्थात यह भी अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आएगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान देकर और अपरिमेय संख्या को भी पकड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड बोर्ड में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा सा अब जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अभी आपको पढ़ाया गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को यदि हम मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद जो है वो बन जाता है क्या, वास्तविक संख्या बन जाता है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ऐसे ही में एग्जाम्पल हम दे देंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पर √1, √2, √3, √4, √5 ... अप टू इन्फिनिटी। तो अब यानी कहने का मतलब है कि देखिए ये इसमें 1 का वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय होगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ऑलरेडी वो अपरिमेय है। अब फिर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय है, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, परिमेय है। यानी कि इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों जो है सम्मिलित है। तो अभी हम खुद इसके परिभाषा में हमने कहा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, और यही लेसन का नाम है। तो वास्तविक संख्या जो लेसन है, इसको पढ़ने के लिए इसके ऊपर जो हम आपको 14 संख्या के बारे में बताया, वो सारी चीजें याद रहेगा, तो आगे चैप्टर में चलने में दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगा। और ऐसे भी मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं, यदि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए, उम्मीद हम रखते हैं, क्योंकि बिल्कुल सरल भाषा में आप लोग को बताया जा रहा है। अब बात आती है काल्पनिक संख्या का। तो अब देखिए, अब ये चैप्टर से परे है, अब आगे यदि हम चलते हैं तो आगे जो है सो काल्पनिक संख्या है, और उसके आगे चलते हैं तो सम्मिश्र संख्या है। तो ये दोनों का केवल परिभाषा आप लोग जानने का प्रयास करेंगे, इसमें विशेष जो है याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लेसन
आप जैसे ही आगे क्लास में जाएंगे, 11th में जाएंगे, तो ये देखिए सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जाना जाएगा। तो थोड़ा सा यही हिंट्स करना चाहते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसका वास्तविक मान नहीं होता है, तो ऐसी संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट में -1, रूट में -2, रूट में -3, ये सारा जो है एग्जाम्पल क्या चीज का है, काल्पनिक संख्या का है। कभी कभी लोग पूछ देते हैं कि रूट -4 का मान क्या होगा, तो झट से कोई बोल देता है -2, या कोई बोल देता है केवल +2। तो ऐसे ही स्थिति में ये दोनों जो है उचित नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि काल्पनिक संख्या का परिभाषा ही है कि ऐसी संख्या जिसका वास्तविक मान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो इसका कोई वास्तविक मान नहीं होगा, अर्थात √-4 का मान जो है ना तो -2 होगा और ना +2 होगा। चलिए, तो अब इसके बाद एक और बच गया है, सम्मिश्र संख्या को थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सम्मिश्र संख्या, तो देखिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह को क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जो आपको 11th में पढ़ना है। अब इसमें भी थोड़ा सा एग्जांपल यदि दे देना होगा, तो मान लीजिए कि 2 + √-3, तो ये क्या है, सम्मिश्र संख्या हो गया, क्योंकि 2 हो गया क्या चीज, वास्तविक संख्या, और √/-3 क्या हो गया, काल्पनिक संख्या। तो दोनों का मिश्र है, तो ऑलरेडी जो है सम्मिश्र संख्या होगा। तो बस सम्मिश्र संख्या का परिभाषा केवल याद रखेंगे कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह को क्या कहते हैं, तो सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब चलिए, अब थोड़ा सा चलते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, सम संख्या और विषम संख्या से कुछ ऑब्जेक्टिव जो है छूट गया है, जो बतला रहे हैं हम आपको। चलिए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा ध्यान दे दें हम लोग प्राकृतिक संख्या का योग पर, क्योंकि उस समय योग नहीं बतलाए थे। तो प्राकृतिक संख्या का योग का फार्मूला होता है n × n + 1/2। अब सम संख्या का योग का फार्मूला n × n + 1, और विषम संख्या का योग का फार्मूला n²। अब यदि कोई कहेगा कि पूर्ण संख्या के नहीं लिख रहे हैं सर, तो ऐसे स्थिति में इसी के माध्यम से जो है इसका योग निकाला जाता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसका भी एग्जाम्पल में बस यही है कि आगे एक शून्य लग गया है। अब देखिए, ये सब बतलाने का उद्देश्य हमारा क्या है, जैसे जब कभी पूछ देता है कि n तक चुकी है, तो यहां हम n ही लेकर चलेंगे। तो अब यहां पर यह लिखने का हमारा उद्देश्य है कि पूछ देता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो अब चूंकि माध्य का आप देखिए फार्मूला जो है माध्य का, थोड़ा सा सांख्यिकी में हम लोग चल रहे हैं, तो थोड़ा सा केवल चलते हैं, पहला लेसन में कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है इसलिए। तो इसमें होता है माध्य का फार्मूला संख्या का योग, संख्या का योग बाई संख्या की गिनती, संख्या की गिनती। तो अब ऐसे स्थिति में थोड़ा सा आप ध्यान दें कि अब पूछ दिया कि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बतलाइए। तो अब ऐसे स्थिति में योग तो आप जान रहे हैं n × n + 1/2 बाई संख्या की गिनती, तो संख्या कितना है, तो n है, तो बाई n कर देंगे। तो अब ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, तो n/1 कर देते हैं, और n × n + 1/2, और ये क्या हो जाता है, तो पलट जाता है, तो ये हो जाता है 1/n, और n कट जाएगा, यानी कि n + 1/2 n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य हो गया। अब इस पर भी और फिर प्रश्न पूछ सकता है इस पर। अब पूछ दिया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, तो अब n के जगह पर 5 रख देंगे। तो अब 5 क्या पूछेगा, तो 5 + 1/2,
तो अब ऐसे ही स्थिति में 6/2 तो 3 आ जाएगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य पूछा तो 3 आंसर। अब यदि मान लीजिए 10 प्राकृतिक संख्या का पूछ दे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, तो n के जगह पर 10 पुट कर देंगे तो 10 और 1 11/2 और 11/2 का मतलब आप खुद जानते हैं कि 5.5 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से जो है हम ऑब्जेक्टिव में आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार जो है अब यदि हम चले इस पर, तो इस पर चलने के लिए अब जैसे मान लीजिए कि इसमें जो है जैसे ही आपका पूछता है इससे रिलेटेड माध्य, तो माध्य पूछेगा तो इसका जैसे मान लीजिए कि पूछ दिया कि प्रथम 4 पूर्ण संख्या का माध्य बतलाइए, तो 4 वो पूर्ण संख्या हो जाएगा 0 1 2 3 4, ये आपका 4 हो गया। तो अब 4 हो गया तो अब हम देखेंगे इसमें कि प्राकृतिक संख्या 4 सॉरी इसमें 5 लिखा गया है स्टूडेंट, क्योंकि 4 ही हम बोल रहे हैं कि प्रथम 4 पूर्ण संख्या का माध्य, तो 4 पूर्ण संख्या तो 3 ही तक होगा। तो अब ऐसे ही स्थिति में अब देखेंगे प्राकृतिक संख्या 3 है, तो हम क्या करेंगे कि 3 प्राकृतिक संख्या का क्या कर लेंगे, तो माध्य हम माध्य वाला फार्मूला पर पुट करके निकाल लेंगे। तो ऐसे ही स्थिति में या फिर डायरेक्ट इसी पर चल दीजिए, माध्य के फार्मूला पर भी हम चल सकते हैं। तो माध्य वाला पे क्या हो जाएगा 0 प्लस, चूंकि संख्याओं का योग है तो 0 + 1 + 2 + 3/4। तो अब ऐसे ही स्थिति में क्या हो जाएगा, तो यहां पर ऐड कर दीजिए, तो 3 और 3 6/4, तो इसको आप काट लेंगे, चूंकि 2 से कटेगा तो 3 और ये 2, चूंकि 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो 3/2 यानी कि 1.5 जो है सो माध्य हो जाएगा। तो इससे निकाल लेंगे। अब इसके बाद बात आती है सम संख्या का, तो सम संख्या का योग चूंकि आप जान रहे हैं। अब यदि मान लीजिए इसी का पूछ दिया कि n सम संख्या का क्या है माध्य क्या होगा, तो इतना बाई n कर देंगे। तो अब इतना बाई n करेंगे तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देंगे। तो अब इसमें भी आपका आ जाएगा क्या, तो n × n + 1/n, तो अब n कट जाएगा यानी कि n + 1 हो गया। तो अब यदि पूछेगा कि सम संख्या, तो n सम संख्या का माध्य क्या होगा, तो n + 1 होगा। अब ऐसे ही विषम संख्या में पूछ देगा, तो विषम संख्या का योग चूंकि आप जान रहे हैं n²/n, तो ये आपका आ जाएगा n। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए हमें योग बतलाना पड़ा। तो इस प्रकार से इसका योग होता है। तो अब ये हम संख्या का जितना सारा संख्या आपको पढ़ना था, क्योंकि आपको इसमें परिभाषा के तौर पर बतला दिए हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम आगे चलेंगे, जैसे इसमें हम आपको अगले वीडियो में बतलाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, फिर इसके बाद भिन्न शांत है अशांत, इसके बाद एक्सरसाइज में चलेंगे। तो इसके अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं।